हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। हम यूपी टेट 2026 को टारगेट करते हुए पर्यावरण एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। हमारी कोशिश है कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट या अदर कोई एग्ज़ाम हो जिसमें EWS या पर्यावरण की कोई भूमिका हो, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पर्यावरण सेक्शन से बिल्कुल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1, कह रहा है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए जैव ईंधन के, ऑप्शन बी वनों के, ऑप्शन सी नम भूमि के या उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं, ऑप्शन डी शुष्क भूमि के। तो आपको पता होना चाहिए कि रामसर सम्मेलन, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये नम भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रामसर सम्मेलन का संबंध नम भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि रामसर सम्मेलन सबसे पहले इराक में हुआ था। वहाँ पे एक जगह थी रामसर, ठीक है, तो इराक में हुआ था और वहाँ पे ये बात रखी गई थी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन एक समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए चालू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका, वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ऑप्शन ए 2 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 2 मई, ऑप्शन डी 2 मार्च। तो देखिए वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया गया था 2 फरवरी को। कब मनाया गया था? 2 फरवरी को मनाना चालू हुआ था। तो ध्यान रखिए, चाहे वेटलैंड दिवस हो या विश्व आर्द्र भूमि दिवस हो, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जब ये रामसर सम्मेलन हुआ था, जब रामसर कन्वेंशन इराक में हुआ था, तो वहाँ पे नम भूमि के संरक्षण से संबंधित था। उसी एक विशेष दिवस के रूप में मनाने के लिए इसे हम 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है मई 2000 में, ऑप्शन बी कह रहा है 11 दिसंबर 2000 में, ऑप्शन सी जनवरी 2004, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ये मतलब जैविक विविधता को संरक्षण के लिए, तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। ध्यान रखिए, डेट भी पूछी जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, कह रहा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी है आपका सिकोया वृक्ष जो कि यूएसए में पाया जाता है, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी देवदार और ऑप्शन डी क्या है? पड़ांग। तो देखिए सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो आपका सिकोया वृक्ष है। सिकोया वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष के रूप में जाना जाता है। और ये जो सिकोया वृक्ष है ये यूएसए अमेरिका में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो आई समथिंग 357 या 397 फीट के इर्द गिर्द था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? आपका सिकोया है, यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। इसकी लंबाई 357 या 397 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट ध्यान रही है लेकिन लगभग इतनी है, 300 फीट से एबव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, कह रहा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए 29 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 27 जून। तो देखिए जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी काली वर्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें देखिए होता क्या है कि जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो जब ओजोन परत को क्रॉस करके आती हैं, ओजोन परत में हमारी क्या छिद्र हो गया है, जिसकी वजह से कुछ यूवी किरणें
ओजोन परत को पार करते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो कुछ किरणें जो वायुमंडल होता है अवशोषित करता है और कुछ किरणें परावर्तित होकर क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। तो देखिए, तो जो वायुमंडल में जो गैसें जमा होती हैं या जो किरणें आती हैं उससे वायुमंडल का ताप क्या होता है, बढ़ता है। तो वही है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7वां कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ऑप्शन ए सी पार्क ने, ऑप्शन बी JNN जेफर्स ने, ऑप्शन सी जोसेफ फूरियर ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं, नन ऑफ दी। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने की थी, ऑप्शन सी। कह रहा है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा मीथेन, ऑप्शन बी कह रहा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और जलवाष्प आता है। क्या आता है, जलवाष्प आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कह रहा मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कह रहा जलवाष्प। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, ओजोन भी है जलवाष्प में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो जलवाष्प की होती है। जलवाष्प आपका 32% से 64% के समथिंग होता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा आपका जलवाष्प हो जाएगा। ठीक, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। प्रश्न क्रमांक 10 है निम्न में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मीथेन, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन भी आता है, जलवाष्प भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। क्या नहीं आता है, ऑर्गन गैस। जो ऑर्गन गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं होती है और ना ही ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है कह रहा जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण और उपर्युक्त सभी। देखिए, देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण में ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, ओजोन परत का क्षरण होता है और प्रदूषण भी होता है, लेकिन मान नहीं सकते। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण होना। जलवायु परिवर्तन का कारण वो इस वजह से है कि देखिए, जो ओजोन लेयर होती है या जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी तक आने में क्या करती है, रक्षा करती है, उनको रोकती है। लेकिन ओजोन परत के क्षरण होने से जो अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें होती हैं वो सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हो जाती हैं, प्रवेश कर पाती हैं। और ओजोन परत के ना होने से, ओजोन परत के छिद्र होने से वो गैसें वायुमंडल में आके जलवायु परिवर्तन करती हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 है निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कह रहा है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, ये ध्यान देना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है, चलिए यदि कार्बन डाइऑक्साइड ना होता जलवाष्प होता तो क्या हो जाएगा, जलवाष्प हो जाता। अगला है प्रश्न क्रमांक 14
प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए जो पशु जुगाली करते हैं वो सबसे ज़्यादा मीथेन गैस को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, मीथेन गैस का निस्सरण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक मात्रा में जो मीथेन गैस होती है वो धान के खेतों से या दलदली जो भूमि होती है, दलदली जो मृदा होती है, जो दलदली या नम आर्द्र भूमि होती है, वहाँ से भी सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 है किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो कार्बन नेगेटिव देश मतलब जो देश कार्बन उत्सर्जन करता ही नहीं है या करता है तो बहुत ना के बराबर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो देखिए जो भूटान देश है वो पर्यावरण के प्रति बेहद ही संवेदनशील है, इसी वजह से भूटान देश कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। ठीक, अपने पर्यावरण के लिए, अपने इकोसिस्टम के लिए भूटान देश क्या है, बेहद ही संवेदनशील है और इसके लिए अपने प्रभावशाली नियम भी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन नेगेटिव देश के रूप में भूटान देश को माना जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, मतलब जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए कह रहा मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, डी, और डी है आपका कृषि। देखिए जलवायु परिवर्तन से देखा जाए तो सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कह रहा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो सर्वाधिक कृषि प्रभावित होती है। क्योंकि देखिए भारतीय कृषि को कृषि का जुआ भी कहा जाता है। ठीक है, मानसून का जुआ भी कहा जाता है किसको, भारतीय कृषि को। और यदि मानसून या जलवायु परिवर्तित होती है या प्रभावित होती है तो ये मान लीजिए आप कि सबसे ज़्यादा कृषि को क्या करेगा, प्रभावित करेगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 16 है, कह रहा क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन ए कह रहा वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी कह रहा ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी कह रहा जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी कह रहा है जल प्रदूषण। तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ये है आपका जलवायु परिवर्तन से है। किससे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका जलवायु परिवर्तन से है। उम्मीद करते हैं हमारी ये क्लास, हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसमें हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। हमारी कोशिश है जो आपके यूपी टेट 2026 में 30 क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे जाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारी इसी सीरीज से आपके फंसें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि हमारा ये सेशन आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, सही हो या गलत हो, जैसा भी प्रतिक्रिया हो या आपके सुझाव आपके सादर आमंत्रित हैं। आज यहीं तक के लिए, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।